तरीकों से इसको रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले मैंने लिखा क्या है, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द। इसमें हम वर्ड का मीनिंग भी देखेंगे और उसका एक यूज भी देखेंगे हर वर्ड का। फिर लिखा है मैंने एंटोनिम्स। इसमें 10 एंटोनिम सीखेंगे, उसका मीनिंग पहले समझेंगे, मीनिंग के बाद उसका ऑपोजिट समझेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ऑपोजिट लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। पहले हमें वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी तो ऑपोजिट बता पाएंगे उसका हम। तो इसमें 10 वर्ड लिखेंगे। फिर आता है फ्रेजल वर्ब्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्रेजल वर्ब्स में कोई एक वर्ब होते हैं। थोड़ा इस पीरियड के बाद खांस लेना, वीडियो बनेगा उसमें आवाज आ जाती है। तो फ्रेजल वर्ब्स में मैंने बताया था वर्ब होती है, वर्ब के साथ में कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब होता है, बताया था। तो इस तरीके के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स भी मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, जिनका हम लोग मीनिंग जानेंगे और साथ में उसका यूज जानेंगे। और लास्ट में हमने इडियम्स भी ले लिए हैं 10, और इन इडियम्स को पढ़ेंगे, इनके मीनिंग को जानेंगे और साथ में उसको सेंटेंस में यूज भी करेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? शुड वी स्टार्ट नाउ? आर यू रेडी? गुड। लेट अस सी द फर्स्ट वन इज सिनोनिम्स and the word is abandon. What is this word? Abandon. Abandon का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, किसी चीज को परित्याग कर देना। तो इसका मीनिंग इंग्लिश में हो जाएगा टू गिव अप। क्या हो जाएगा बच्चों? टू गिव अप। या फिर एक इंग्लिश में और वर्ड होता है रिलिंक्विश। उसका मतलब भी यही होता है, अबेंडन, रिलिंक्विश, परित्याग कर देना किसी चीज का। तो रिलिंक्विश वर्ड भी लिख लीजिए, जिससे आपकी जो वोकैब है वो और बढ़ जाएगी। ये रिलिंक्विश हो जाएगा। क्लियर और नॉट? माई यंगर ब्रदर अबेंडन स्मोकिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज कैलेमिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलेमिटी? डिजास्टर, आपदा, त्रासदी हिंदी में कहते हैं। जब कोई बहुत बड़ी त्रासदी गुजर जाती है, कोई आपदा आ जाती है हमारे ऊपर, तो उसको कैलेमिटी या डिजास्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजास्टर। थर्ड वर्ड इज, अच्छा इसको यूज कैसे करेंगे कैलेमिटी को? मैनी ईयर्स एगो देयर वाज अ कैलेमिटी इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। मैनी पीपल डाइड देयर। कई लोग वहां मर गए, वहां त्रासदी आई थी, सुनामी तूफान का नाम आपने सुना था। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ कैलेमिटी और डिजास्टर। थर्ड इज डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है इंसल्टिंग, अपमानजनक, डिसग्रेसफुल। किसी के बारे में कभी कभी हम अपमानजनक बातें बोल जाते हैं ना, तो इसका मतलब हो जाता है डिसग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल, अपमानजनक। ही सेड सम डेरोगेटरी वर्ड्स फॉर हिज टीचर। इस लड़के ने कुछ अपमानजनक बातें अपने शिक्षक के बारे में बोली। तो ये डेरोगेटरी का मतलब होता है इंसल्टिंग और डिसग्रेसफुल, अपमानजनक। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ड है एक्सटेसी। ECSTASY. And what is the meaning of ecstasy? Extreme happiness. जब आप खुशहाली के बहुत चरम बिंदु पे होते हैं, आप बहुत खुश होते हैं, एक्सट्रीम हैप्पीनेस जिसे कहते हैं। हिंदी में कहते हैं परम आनंद। एक तो आनंद होता है, वो नेचुरल होता है, लेकिन परम आनंद की स्थिति कैसी होती है? वहां आप बिल्कुल ऐसा फील करते हो जैसे यू आर इन द पैराडाइज, स्वर्ग में हुआ। दैट इज कॉल्ड एक्सटेसी। तो ये होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस। देखो मैं आपको इंग्लिश में भी लिख रहा हूं और हिंदी में भी बता दे रहा हूं, दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। इसको यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में एक्सटेसी को? कि आई फेल्ट एक्सटेसी व्हेन आई वेंट टू कश्मीर एंड ट्रेवल्ड अलोंग द माउंटेन्स। जब मैं कश्मीर गया और वहां के पर्वतों की ओर घूमा तो मुझे क्या आया? परम आनंद आया। फ्रूगल का मतलब बच्चों क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रूगल? हिंदी में कहते हैं मितव्ययी और इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिकल, जो थोड़ा कंजूस होता है। पैसा जो है बहुत मुश्किल से खर्च करता है, जेब में रखा रहता है, बताशे खा के तुमसे दिलवा देगा पैसा को, खुद नहीं खर्च करेगा, खुद भी खा लेगा तुम्हारे पैसे में। तो वो मितव्ययी होता है, पैसा जल्दी निकालता नहीं है। तो इसको बोलते हैं फ्रूगल को इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल। नेक्स्ट वर्ड इज इलेजिबल। व्हाट इज दैट? इलेजिबल। देखिए ILLEGIBLE। बच्चों इलेजिबल कहते हैं कि जब कोई लिखा हुआ हमारे पढ़ने में ना आए, डिफिकल्ट टू रीड और अंडरस्टैंड टू रीड समथिंग। डॉक्टर्स की राइटिंग कैसी होती है? इलेजिबल। कैन बी रीड इट? क्या हम पढ़ पाते हैं? खाली मेडिकल के बारे पढ़ पाते हैं, वही दवा निकाल पाते हैं। हमसे कोई पूछे क्या लिखा बता दो हम पढ़ के, शायद हम लोग ना पढ़ पाते। दैट इज एन इलेजिबल राइटिंग, क्योंकि वो कोडिंग होती है, उनकी कोडिंग में लिखते हैं। तो
तो हम लोग को लगता है ये पढ़ने के लायक नहीं है, तो अनएबल टू रीड, इलेजिबल मीन्स अनएबल टू रीड, यानी जो पढ़ने के लायक ना हो। बच्चों नेक्स्ट वर्ड है इन्वेजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेजन? इन्वेजन, रशिया इन्वेडेड विच कंट्री? अभी रूस ने किस कंट्री पे हमला किया था? यूक्रेन। तो रशिया इन्वेडेड यूक्रेन। तो यहां पे इन्वेड वर्ड जो है वो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है हमला करना, यानी कि टू अटैक। तो इन्वेजन वर्ड जो है ये नाउन फॉर्म में है और इन्वेड वर्ड जो होता है वो वर्ब फॉर्म में होता है। तो मैंने इसलिए सेंटेंस में इन्वेडेड कहा, वर्ब लगाई। लेमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेमेंट? विलाप करना, रोना, रुदन करना, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बीवेल, BEWAIL, बीवेल। बीवेल का मतलब रुदन करना, रोना, चीखना, चिल्लाना, कोहरा मचाना। लेमेंट, we observe lamentation from the neighborhood as we understood well that somebody has died. जब हमने पड़ोस से कोई विलाप की आवाज सुनी तो हम समझ गए कि कोई मर गया है। नेक्स्ट इज प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध, नोटेबल। जैसे किसी के बारे में हम लोग बायोग्राफी लिखते हैं, विलियम शेक्सपियर के बारे में लिखते हैं, क्या बोलते हैं? विलियम शेक्सपियर वॉज अ प्रोमिनेंट राइटर। इसके बहुत सारे वर्ड और भी हैं, आप ऐसे कह सकते हो विलियम शेक्सपियर वॉज अ सेलिब्रेटेड राइटर, अ नोटेबल राइटर, एन एमिनेंट राइटर, अ टावरिंग पर्सनैलिटी। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड आप खेल सकते हो। तो आप अभी बस याद कर लीजिए फेमस वर्ड, फेमस और चाहे तो नोटेबल भी लिखिए। द लास्ट वर्ड ऑफ द सीरीज इज रेज, RAGE, रेज, गुस्सा, एंग्री, रेयर, आयर, अर्क। इतने सारे वर्ड हैं, आपको ज्यादा नहीं याद करने हैं, आप खाली इसका मीनिंग लिख लीजिए एंग्री, ANGRY, एंग्री, रेज। I can see the rage in his eyes when somebody snatched her chain. मैं उसकी आंखों में गुस्सा देख सकता था जब किसी ने उसकी चेन झपट ली, छीन ली। Is that clear or not? Got it? These 10 words? ये 10 वर्ड समझ में आ गए सिनोनिम्स के? Now let us switch to the antonyms. अब हम एंटोनिम समझते हैं और एंटोनिम में आपका काम बढ़ जाता है। पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए और मीनिंग के बाद क्या होना चाहिए? फिर इसका ऑपोजिट पता होना चाहिए। इसमें खाली मीनिंग, ऑपोजिट का मतलब नहीं था। पहला वर्ड है एम्बिगुअस, तो इसको बोलते हैं एम्बिगुअस। से इट विद मी, एम्बिगुअस। मेरे साथ बोलिए, वेरी गुड। एम्बिगुअस का मतलब होता है नॉट क्लियर। क्या मतलब होता है इसका? नॉट क्लियर। कई बार हम द्व्यर्थी बातें बोलते हैं अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, जिसके कितने मतलब निकलते हैं। तो एम्बिगुअस का मतलब होता है जिस बात के कितने मीनिंग हो? 2 मीनिंग हो, यानी क्लियर नहीं है कि कौन सी बात आप कहना चाह रहे हो। तो नॉट क्लियर इसका मीनिंग हुआ, ऑपोजिट क्या हो जाएगा? क्लियर। एम्बिगुअस मतलब नॉट क्लियर, जो चीज स्पष्ट नहीं है, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? क्लियर, जो चीज स्पष्ट है। नेक्स्ट वर्ड इज बैरन। बच्चों बैरन का मतलब क्या होता है? बैरन फील्ड्स होती है, बंजर खेत होते हैं, नहीं बंजर मैदान होते हैं, बंजर जमीन होती है। और बंजर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? फर्टाइल, उपजाऊ हो जाएगा। तो बैरन का ऑपोजिट होता है बच्चों फर्टाइल, FERTILE। और भी वर्ड्स हैं मेरे पास इसको देने के लिए इसके अलावा, ठीक है, लेकिन मैं दूंगा नहीं, अभी मैं आपको एक एक वर्ड ही सिखाता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज डायनेमिक। हिंदी में कहते हैं इस वर्ड को गतिशील। एक चीज गतिशील है, डायनेमिक है। जैसे हमारी अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पे भी रोटेशन कर रही है और सन के भी चारों तरफ क्या कर रही है? रिवोल्यूशन कर रही है। तो ये डायनेमिक कहलाती है। हमारी अर्थ कैसी है? डायनेमिक है। और जो कोई अगर पिंड, कोई बॉडी अगर डायनेमिक नहीं है तो फिर वो कैसा होगा? फिर वो स्टैटिक होगा, यानी स्थिर होगा। हमें लाइफ में कैसा होना चाहिए बच्चों? स्टैटिक या डायनेमिक? डायनेमिक होना चाहिए, क्योंकि जीवन हमें एक बार मिला है तो हमें गतिशील रहना चाहिए। हमें अपना वक्त जो है रात में सो के और दिन में खेल के नहीं गुजारना चाहिए। वी शुड बी डायनेमिक इन लाइफ। जेन्युइन, जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल, वास्तविक। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? फेक, नकली, झूठा, काउंटरफिट भी कहते हैं। एक वर्ड होता है काउंटरफिट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज लीनियंट। लीनियंट, लीनियंट कहते हैं जो बहुत हम्बल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। और जो लीनियंट नहीं होता है वो फिर कैसा होता है? वो फिर रिजिड होता है, बहुत सख्त होता है। आप भी कभी कभी किसी टीचर को कहता है ही इज वेरी लीनियंट टीचर,
वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही हम्बल है। लेकिन कोई किसी की वैसे बोलते हो ही इज वेरी रिजिड, ही इज वेरी डिसिप्लिनेरियन, वो बहुत अनुशासन में रखते हैं, बहुत सख्त है भाई, उनके सामने तो हम बोल भी नहीं सकते हैं क्लास में। होता है ऐसा नहीं होता है, नेचर वाइज सबको हम लोग बोलते हैं, कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रिवील। रिवील, माई डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू रिवील द सीक्रेट ऑफ माई लाइफ। अब मैं अपने जीवन का जो रहस्य है वो खोलने जा रहा हूं। रिवील का मतलब होता है रहस्य खोलना, रिवील का मतलब होता है पर्दा उठाना, किसी बात को सबके सामने प्रस्तुत करना, रिवील। और इसका अगर हम ऑपोजिट लिखेंगे तो हो जाएगा कंसील। कंसील का मतलब क्या होता है बच्चों? छिपाना। मेकअप में एक सामान में एक आता है कंसीलर, आपके जो फेस के दाग धब्बे होते हैं सारे क्या करता है वो? छिपा देता है। लड़कियां जानती होंगी इस वर्ड को, कंसीलर। हमने तो शादी बाद जाना कि कंसीलर भी कुछ होता है जब खरीदवाया मैडम को। तो रिवील का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा? कंसील। नेक्स्ट वर्ड इज सेवेज। सेवेज कहते हैं अनसिविलाइज, जो जंगली होते हैं। सेवेज कैसे होते हैं? उन्हें कोई भी एटिकेट्स नहीं पता होते हैं। एटिकेट्स इन द सेंस, सपोज दे आर एंटरिंग द क्लास, दे आर नॉट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द टीचर, टीचर से परमिशन नहीं ले रहे हैं, आए घुस के आगे बैठ गए टीचर, दे आर सेवेज। और दे आर नॉट विशिंग देयर टीचर इन द मॉर्निंग व्हाइल दे कम टू स्कूल, जब स्कूल आते हैं तो टीचर को विश भी नहीं करते हैं, दे आर सेवेज। सेवेज का मतलब ये नहीं है चाकू लेकर खून निकाल दिया सेवेज, वो नहीं है, वो भी मतलब अनसिविलाइज के लिए आता है। तो जो सेवेज नहीं है वो कैसा हो गया? वो सिविलाइज्ड हो गया। तो क्या हो गया बच्चों? सिविलाइज्ड हो गया। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रायम्फ। बोलिए इसको एक बार, ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्टोरियस, विजयी, विजयी, विजेता, जो जीतता है वो ट्रायम्फ हो गया। तो बच्चों जो हार जाता है उसको क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, क्या होता है? बोल बोल, लूजर भी बोल सकते हैं, चलो लूजर ही लिखो। ट्रायम्फ का मतलब हो गया जीतने वाला, विजेता, और जो हार गया वो लूजर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज वेग। वेग, वेग का मतलब भी होता है अस्पष्ट, समथिंग विच इज नॉट क्लियर एट ऑल, जो चीज क्लियर ना हो वो वेग है। जैसे अभी फॉगी वेदर है, कोहरे वाला मौसम है, एवरीथिंग इज वेग ऑन द रोड। सड़क पर सब कुछ कैसा है? अस्पष्ट है, धुंधला सा दिखाई दे रहा है। तो इसका भी ऑपोजिट क्लियर हो जाएगा, साफ सुथरा। वेग का ऑपोजिट क्लियर। द लास्ट वर्ड ऑफ दिस सीरीज इज वैलर। वैलर का मतलब होता है वीरता, बहादुरी। अब जो बहादुर नहीं होता वो फिर क्या होता है? कायर होता है। कैवर्डिस बोलते हैं इस वर्ड। अब इसमें होता तो CO है, बहुत से लोग कोवर्डिस कहते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन बच्चों क्या है? कैवर्डिस। वर्ड्स को बोलना सीखना है आपको। COWARDICE, that is called cowardice. That is called cowardice. अब देखिए नेक्स्ट हमारी सीरीज है फ्रेजल वर्ब्स की। फिर मैंने 10 फ्रेजल वर्ब्स लिए हैं। पहला है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है आपने उस लैपटॉप को किसी सपोर्ट पे लगा दिया है, तो स्टैंड बाय का मतलब होता है टू सपोर्ट। ठीक है, स्टैंड बाय, टू सपोर्ट, इसका मीनिंग हो जाएगा टू सपोर्ट। आपने उसको किसी सपोर्ट पे लगा दिया, स्टैंड बाय। नेक्स्ट वर्ड है गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है टू सक्सीड इन लाइफ, सफल होना, कामयाब होना, गेट थ्रू। अब गेट थ्रू वर्ड को हम कैसे यूज करेंगे? I am very happy today because all my students got through in their 12th exam. 12वीं के बोर्ड एग्जाम में मेरे सारे बच्चे सफल हो गए, गेट थ्रू हो गए, so I am so happy today. तो ये गेट थ्रू वर्ड का मतलब होता है टू सक्सीड, टू सक्सीड। The next word is break out. ब्रेक आउट का मतलब होता है टू स्प्रेड, फैल जाना। जैसे जंगल में आग फैल जाती है, ब्रेक आउट द फायर। खबर फैल जाती है, ब्रेक आउट द न्यूज। The news break out in the city like a fire in the jungle. ये खबर पूरे शहर में ऐसे फैल गई मानो जंगल में आग फैल जाती है ना? इसका मतलब होता है टू स्प्रेड, यानी कि फैल जाना, टू स्प्रेड। नेक्स्ट वर्ड है सेट ऑफ। और सेट ऑफ का मतलब होता है रवाना होना, डिपार्चर होना। टू डिपार्ट कह सकते हो आप इसको, किसी जगह से क्या करना बच्चों? रवाना होना, टू डिपार्ट। अब इसको कैसे यूज करोगे आप सेट ऑफ को? I set off for Delhi in the morning today. मैं सुबह दिल्ली के लिए आज रवाना हो गया। सेट ऑफ, सेट जो वर्ड है इसकी तीनों फॉर्म एक सी रहती है, सेट सेट
सेट। इसको प्रेजेंट में यूज करोगे तब भी सेट आएगा, सेकंड फॉर्म में यूज करोगे तब भी सेट आएगा, थर्ड फॉर्म में यूज करोगे तब भी सेट आएगा। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड, ये बी वर्ड बोर्ड में बहुत पूछा गया है एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसका मतलब होता है अबव बोर्ड का ऑनेस्ट। क्या मतलब होता है? ऑनेस्ट। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आई नेवर cheat my students, I never tell a lie to my students as my policy is always above board. मेरी नीति हमेशा स्पष्ट रहती है, ईमानदारी से भरी रहती है। मैं अपने विद्यार्थियों को कभी धोखा नहीं देता, कभी उनसे झूठ नहीं बोलता। तो माई पॉलिसी इज ऑलवेज अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधी है। नेक्स्ट इज ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू, रात में कई बार चोर क्या करते हैं, घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं, दीवार में होल कर देते हैं, सेंध लगा देते हैं और घुस पड़ते हैं, या ताला तोड़ के अंदर चले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्रेक इनटू। अ थीफ ब्रोक इनटू द हाउस एट नाइट एंड ही स्टोल ऑल द वैल्यूएबल्स। रात को चोर घर में जबरदस्ती घुस आया और सारा कीमती सामान उठाकर चला गया, ले गया। दैट इज कॉल्ड ब्रेक इनटू। इसका मतलब होता है टू एंटर फोर्सिबली। टू एंटर फोर्सिबली का मतलब होता है जबरदस्ती घर में घुस आना, विदाउट योर परमिशन, आपकी इजाजत के बगैर, आपकी विश के बगैर। नेक्स्ट पर देखिए कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है टू एंड समथिंग। जैसे आपने किसी से मीटिंग रखी कि आज शाम को मिलना है 5 बजे, डन। कहां मिलना है? बदायूं में मिलना है। और फिर अचानक क्या हुआ, एक फोन आपके पास आता है कि यार आज तो तुझे मेरे पास आना था, तूने मीटिंग कैसे रख दी? तो आप उस पहले वाले बंदे फोन करके कह रहे, आई कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, आई एम नॉट कमिंग देयर, मैं नहीं आऊंगा, मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी। आई कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, वी विल सम अदर डे, किसी और दिन मिलते हैं, आज नहीं मिलना है। तो कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? टू कैंसिल। कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल, मीटिंग को रद्द कर देना। कम अक्रॉस, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है बच्चों? कम अक्रॉस, यानी कि टू मीट समबडी बाय चांस, संयोगवश किसी से मिल जाना। सपोज करिए कि आप मार्केट में जा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, और वहां पे क्या हुआ, अचानक मार्केट के सामने से हम निकल कर आ गए और आप ऐसे देखते रहे, सर आप यहाँ कैसे? तो यू कम अक्रॉस विद योर टीचर व्हाइल यू वर शॉपिंग इन द मार्केट। जब आप मार्केट में शॉपिंग कर रहे थे तो आप संयोगवश किससे मिल गए? अपने, कोई भी टीचर हो सकता है, जरूरी नहीं मैं ही हूं खड़ा हुआ, तो वो संयोगवश आप किसी से भी मिल सकते हो। कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट समबडी बाई चांस। टू मीट समबडी बाई चांस, यानी कि ये संयोगवश मिलना होता है। फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ा करना। फॉल आउट का मतलब क्या होता है बच्चों? झगड़ा करना। दिस गर्ल फेल आउट विद हर क्लासमेट। इस लड़की ने अपनी क्लासमेट से झगड़ा कर लिया सीट पे बैठने के खातिर। फेल आउट, अब मैंने फॉल को फेल क्यों बोला? क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज की, झगड़ा कर लिया, क्रिया हो चुकी है, पास्ट इंडेफिनिट में बन गया, तो हो जाएगा टू फाइट। टू फाइट, लड़ाई लड़ लेना। हार्प ऑन का मतलब बच्चों होता है टू टॉक कंटिन्यूअसली, लगातार बातें करते रहना। तो हम क्या बोलेंगे? द लिटिल किड्स ऑफ प्राइमरी स्कूल ऑलवेज हार्प ऑन इन द क्लासरूम। तो होता है टू टॉक कंटिन्यूअसली, टू टॉक कंटिन्यूअसली, यानी लगातार बातें करते रहना। अब देखिए द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ दिस चैप्टर इज इडियम्स। हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों मुहावरे। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? मुहावरे। और इनका यूज हम अपने सेंटेंसेस में क्यों करते हैं? ताकि हमारी जो लैंग्वेज है वो और ज्यादा ऑर्नामेंटल बन सके, और ज्यादा खूबसूरत लगे। हम लोग हिंदी में तो कितना यूज करते हैं इडियम्स का, करते हैं नहीं करते हैं? कहते हैं कि मैंने यार उसको जवाब क्या दे दिया, उसका तो मुंह ही खुल गया, हम पर ऐसे आंखें लाल कर रहा था जैसे हमें खा जाएगा। उसे थोड़ी कामयाबी क्या मिली, दिमाग साथ में आसमान पे पहुंच गए। आज तो इसकी बाइक हवा से बातें कर रही है। हिंदी में बोलते हैं, इस तरीके से बोलते हैं। तो जो मुहावरे हम हिंदी में यूज करते हैं उन्हीं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? इडियम्स कहते हैं। और इंग्लिश में अगर हम इसको यूज नहीं करना है तो हमारी जो कॉन्वर्सेशन है, हमारी जो लैंग्वेज है, वो बहुत ही ऑर्डिनरी, सिंपल, डल, मोनोटोनस हो जाएगी। So they are very useful in our day-to-day conversation. They are also useful for competitive purpose, for board examination purpose. You must remember them forever. आपको इनको हमेशा के लिए दिमाग में बिठाना है, ना कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। ये डेली लाइफ से भी आपके जुड़े हुए हैं। पहला इडियम है फॉर गुड, और याद रखिए इनको कभी भी इनके शाब्दिक अर्थ से, लिटरल मीनिंग से मत निकालिएगा। इनको इनके लिटरल मीनिंग से नहीं निकालते। आप देखें फॉर का मतलब के लिए, गुड का मतलब अच्छा, तो बोले सर अच्छे के लिए इसका मीनिंग। इज इट राइट? अगर आप इसका मीनिंग, इसका लिटरल मीनिंग निकालोगे तो क्या निकल कर आ रहा है? अच्छे के लिए। ये मीनिंग है क्या इसका?
नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं है ये मीनिंग। इसका मतलब होता है हमेशा के लिए, सदा के लिए। ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, उसने हमेशा के लिए अपना मुल्क छोड़ दिया। ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, उसने हमेशा के लिए भारत छोड़ दिया। ऐसे यूज करेंगे अब इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते थे, ही लेफ्ट इंडिया फॉर एवर। बात तो समझ में आ गई, मीनिंग भी एक ही निकल रहा है, लेकिन एक बंदा कह रहा है फॉर गुड, एक कह रहा है फॉर एवर। तो ब्यूटीफाई किसकी लैंग्वेज हुई? जिसने ईडियम का यूज किया, उसकी भाषा में सुंदरता आ गई। नेक्स्ट है गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग। अब गुड का मतलब वैसे तो अच्छा होता है, नथिंग का मतलब कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं के लिए अच्छा, मतलब नॉनसेंसिकल मीनिंग निकलेगा। अगर आप लिटरल मीनिंग निकालेंगे तो बहुत अजीबोगरीब सा मीनिंग आ रहा है, लेकिन इसका मीनिंग वैसे क्या है, किसमें यूज होता है? गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है यूजलेस, बेकार, किसी काम का नहीं। आई डोंट लाइक अजय बिकॉज ही इज अ गुड फॉर नथिंग फेलो। मैं अर्जुन को पसंद नहीं करता या अजय को पसंद नहीं करता क्योंकि वो बेकार लड़का है, वो काम का नहीं है, वो काम पर बुलाते तो नहीं आता है मेरे पास। ही इज अ गुड फॉर नथिंग फेलो। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट इज अ चाइल्ड्स प्ले। अ चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है, अब इसका लिटरल मीनिंग निकल के आ रहा है बच्चों का खेल। अब लिटरल मीनिंग से काफी नजदीक है इसका मीनिंग। इसका मतलब होता है सरल कार्य करना। क्या मीनिंग होता है बच्चों का? स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सरल कार्य, सच बात है ये? हाँ सच, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, तब जाके हम धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल पाते हैं। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो कि जैसे आपको कोई काम आता है दूसरे को नहीं आता है, तो आप यार सिखा दो मुझे, तो आप उससे क्या बोलोगे? हेलो जेंटलमैन, ऑपरेटिंग लैपटॉप और कंप्यूटर इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। सिंगिंग इज नॉट अ चाइल्ड्स, अगर आपको सिंगिंग अच्छी आती है दूसरे कह सकते हैं गाना सिखा दो, आप क्या बोलोगे? सिंगिंग इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले माय डियर। गाना गाना बच्चों का खेल नहीं है। बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज, यानी कि कंफर्टेबल लाइफ। क्या मीनिंग हुआ इसका? कंफर्टेबल लाइफ। इसको यूज कैसे करेंगे? द लाइफ ऑफ अ सोल्जर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। सैनिक का जीवन फूलों की सेज नहीं है। फूलों की सेज का मतलब है आरामदायक नहीं है। वो सीमा पे खड़ा होता है, 12 महीने खड़ा होता है, आप हमारी आपकी रक्षा करता है, हमारे आपके लिए लड़ता है, पड़ोसी दुश्मन मुल्क से गोलियां सीने पे खाता है। तो क्या ये फूलों की सेज है इसका जीवन? तो फिर फूलों की सेज किसका जीवन मानते हो आप? किसकी लाइफ है बेड ऑफ रोजेस? टीचर की। चलिए अच्छा मान लेते हैं, हो सकता है बेड ऑफ रोजेस हो, लेकिन टीचर को नींद नहीं आती, उसके बच्चों को उसको फिक्र रहती है। नेक्स्ट देखिएगा, अ नैरो एस्केप। अच्छा, अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़, लड़ाई की जड़, अ बोन ऑफ कंटेंशन। इसी ईडियम का दूसरा होता है एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड। आपने पढ़ा होगा, ये भी याद कर लीजिए, एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका मतलब भी वही होता है, झगड़े की जड़। दिस प्रॉपर्टी इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू ब्रदर्स। ये संपत्ति दो भाइयों के बीच झगड़े की जड़ है। अब इस इडियम का यूज करेंगे सेम सेंटेंस में। दिस प्रॉपर्टी इज एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू ब्रदर्स। दोनों भाइयों के बीच संपत्ति की जड़ है। नेक्स्ट देखिए, अ नैरो एस्केप। अ नैरो एस्केप मतलब होता है बाल बाल बचना। अब जैसे आजकल फॉगी वेदर है, रोड पे रिस्की है कि नहीं है? 1 मीटर आगे का दिख ही नहीं रहा है, गाड़ी से जा रहे हैं, मालूम ये पड़ा सामने से ट्रक मारा जा रहा है, वो भी अपना लेके चल रही है उल्टी तरफ। तो क्या कहते हैं? आई हैड अ नैरो एस्केप इन द मॉर्निंग टुडे। मैं आज सुबह में बाल बाल बच गया। आप मुझे दूसरा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, बाल कैसे बच गए? बाल तो सारे दिखाई दे रहे हैं, आप कह रहे बाल बच गए, तो मैं क्या बोलूंगा? तो मैं बोलूंगा कि आई हैड अ नैरो एस्केप इन द मॉर्निंग एज अ ट्रक वाज कमिंग टुवर्ड्स मी इन द फॉगी वेदर। नेक्स्ट देखिए, अ वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड मतलब जंगली, गूज मतलब नेवला, चेज मतलब पीछा करना। क्या जंगली नेवले का पीछा करना आसान है? इसका मतलब है बहुत कठिन कार्य के पीछे पड़ जाना, ऐसे कार्य के पीछे पड़ जाना जिसमें कामयाबी मिलना नामुमकिन हो। अ वाइल्ड गूज चेज। आई ट्राइड to crack civil services exam when I was young. However, I knew it was a wild goose chase. जब मैं आपकी तरह नवयुवक था
पढ़ता था तो मैंने एक बार सिविल सर्विसेज का भी अटेम्प्ट दिया था, उसकी भी तैयारी की थी। हालांकि मैं ये जानता था कि ये कोई सरल कार्य नहीं है, ये कोई आसान या कोई संभव कार्य नहीं है, यानी किसी असंभव कार्य को करना। बाय लीव्स एंड बाउंड्स, हिंदी में आपने सुना होगा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना। और हम लोगों को ऐसे आशीर्वाद भी हमारी दादी, नानी, मम्मी, पापा, बुआ, मौसी मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है? जा बेटा दूधो नहाओ, खूब बलो, खूब तरक्की करो, खूब तुम्हारा जल्दी ब्याह हो जाए, ऐसा मिलता नहीं मिलता है? तो बाय लीव्स एंड बाउंड्स का मतलब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना। मे यू प्रॉस्पर बाय लीव्स एंड बाउंड्स, यानी ईश्वर तुम्हें खूब प्रगति दे, खूब तरक्की दे, दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करो। बैग्स एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर सहित। अब इस इडियम का यूज करने में बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, जो इसमें सहित वर्ड आया है उसका मीनिंग इसी में शामिल है, तो वो इसको बनाते हैं तो इसमें विद लगा देते हैं। इसको ऐसे बनाना चाहिए कि आई लेफ्ट माई होम टाउन बैग एंड बैगेज, यानी मैंने बोरिया बिस्तर सहित अपना घर छोड़ दिया। वहां पे ये नहीं बोलेंगे आप कि आई लेफ्ट माई होम सिटी विद बैग एंड बैगेज, तो फिर यहाँ पे गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे आपके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी आपने सुने होंगे, एक पिक्चर भी है राजेश खन्ना की, सफेद हाथी, बहुत बढ़िया मूवी है, मैंने बचपन में देखी, जाकर देखिएगा। वैसे सफेद हाथी जो है बहुत कम पाए जाते हैं, महंगे बहुत होते हैं, खर्चीले होते हैं, और हमारे किस काम के, यही मीनिंग भी है इस इडियम का, यानी कोई खर्चीली वस्तु जो आपके किसी भी काम की नहीं। अब जैसे कई बार आपने देखा होगा गांव देहात में भी आप देखते हैं कि शादी बारात हो जाती है लड़के की, और बड़ी महंगी कोई कार दे दी गई उसको, डाउरी में कोई कार दे दी गई। अब मान लो वो लड़का अगर कार को मैनेज नहीं कर पा रहा, उसका ईयरली इंश्योरेंस नहीं करा पा रहा है, उसका मेंटेनेंस नहीं करा पा रहा है, या उसमें पेट्रोल लगा के चला नहीं पा रहा है, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगी, इट्स अ व्हाइट एलिफेंट फॉर हिम, खर्चीली भी है और उसके किसी काम की भी नहीं, वो कहां जाएगा, उसके लिए बेकार है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड टुडेज क्लास, इट वाज वेरी बेनिफिशियल एज वेल एज इंटरेस्टिंग क्लास, आई होप सो, एंड सी यू tomorrow with a new topic of vocabulary. We will see some new words here. कुछ नए शब्द हम लोग कल फिर देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच।